हमारे ख़ास मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे साथ खास मेहमान ESI हॉस्पिटल में सर्जरी विभाग की वरिष्ठ चिकित्सक व वरिष्ठ साहित्यकार जेबा फिजा जी हैं। डॉक्टर जेबा फिजा जी से हम इनके जीवन परिचय के बारे में हम जानेंगे। चिकित्सा क्षेत्र में रहते हुए भी ये साहित्य क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं। इनसे हम साहित्य क्षेत्र से जुड़ी बातें भी आप तक पहुंचाएंगे। आइए बात करते हैं डॉक्टर जेबा फिजा जी से। डॉक्टर जेबा जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी। डॉक्टर जेबा जी, आप सबसे पहले अपने दर्शकों को अपने जीवन परिचय के बारे में बताएं। आप कहाँ से हैं, शिक्षा वगैरह आपकी कहाँ हुई और कब से आप चिकित्सा क्षेत्र से हैं? जी ज़रूर। मेरा जन्म जयपुर राजस्थान में हुआ था और वर्ष 1973 में जी मेरे पिता श्री खुदादा खान मुनिस राजस्थान गवर्नमेंट सर्विस में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे जी, और वो भी एक उर्दू के जाने माने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त साहित्यकार थे। कुल 14 पुस्तकें उनकी उर्दू में पब्लिश हुई हैं जी और एक जाने माने अधिकारी भी थे। और इसके अलावा मेरे दादा श्री अयूब खान फ़िज़ा उनका तखल्लुस था जी, तो मेरा सरनेम भी फ़िज़ा ही जी। मेरे पिताजी ने रखा। अयूब खान फ़िज़ा पेशे से तो वकील थे, लेकिन वो भी बहुत अच्छे शायर थे। उसके पहले मेरे परदादा श्री इंतखाब खान जी, वो भी बहुत अच्छे शायर और स्वतंत्रता सेनानी भी थे जी। तो ये तो मैंने आपको मेरे जन्म संबंधी जी, कुछ जी। बातें बताई। उसके बाद मेरे पिता की पोस्टिंग अजमेर हुई जी, तो अजमेर में क्योंकि स्कूलिंग वगैरह काफ़ी अच्छी थी बहुत तो पिताजी ने ये डिसाइड करा कि अगर उनका कहीं ट्रांसफ़र होता भी है जी। तो हमें मम्मी के साथ उन्होंने अजमेर में ही जी जी स्थापित कर दिया कि अब बच्चों की पूरी स्कूलिंग हमें यहीं से करवानी है। तो मेरी स्कूलिंग सोफिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर से हुई जी और उसके बाद क्योंकि पढ़ाई में मैं काफ़ी ज़हीन थी ऊपर वाले की कृपा से, तो पहले ही अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन राजस्थान PMT में हो जी। गया, जिसमें मैंने काफ़ी अच्छी रैंक 32वीं रैंक प्राप्त की थी। बहुत खूब। और मैंने अपनी मर्ज़ी से SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर से MBBS करना चुना। जी तो 91 बैच हमारा था मेडिकल कॉलेज में। उसके बाद MBBS के पश्चात फिर मैंने इंटर्नशिप अपनी अजमेर से की और उसके बाद विवाह हो गया। कुछ जीवन में दुर्घटनाएं घटी जी और लेकिन वो कहते हैं ना कि कविता तो दर्द की भूमि पर ही बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पनपती है। तो बस वो अंदर जो एक जीन्स में जो चीज़ थी जी वो उस वक्त निकल करके आई बाहर। बिल्कुल। लिखती तो मैं पहले भी थी, स्कूल के ज़माने में अंग्रेज़ी में कुछ लिखा करती थी और काफ़ी डिबेट्स एसेज हर चीज़ में आगे रहती थी, लेकिन जो असली अंदर का साहित्यकार था, असली कवित्री थी, वो बस दर्द का अनुभव हुआ और अपने आप से निकल करके आई। तो मेरे पति का देहांत 2016 में एक लंबी बीमारी के बाद हुआ था जी और उसके बाद मैं अपने माता पिता के साथ रही। उसी दौरान मुझे अपने पापा का बहुत साथ मिला, साथ में रहने का मौका मिला और अंदर से कुछ लिखने की इच्छा भी हुई। तो जब से मेरी कलम ने ज़ोर पकड़ा और उसके बाद पापा ही मेरे गुरु थे। काफ़ी कुछ उनसे मैं सीखती थी, वो सुधारते थे, संवारते थे और काफ़ी कुछ उनसे अभी सीखना बाकी था। तो पापा का भी स्वर्गवास हो गया, लेकिन ठीक है, अभी ठीक है। दर्द था तो दर्द से कुछ हमने निकाला तो वो कविता में ढला दर्द सारा और वक्त गुज़र गया। तो अब ऊपर वाले की दया से, आप लोगों के सहयोग से आज मैं एक
अच्छा स्थान रखती हूँ, अपनी एक पहचान बनाने में मैं सफल हुई। तो ये इस तरह से मैं कविता के क्षेत्र में आई। डॉक्टर जेवा जी, आपका जो पारिवारिक पृष्ठभूमि वो थी, वो बिल्कुल साहित्य से जुड़ी हुई है। यानी 3 पीढ़ी इस क्षेत्र में जुड़ी हुई थी। तो बीज तो आपका वहीं से निकल के आया। जी बिल्कुल। लेकिन पारिवारिक परिस्थितियां जब आपके साथ घटी तो वास्तव में एक दर्द के रूप में आप साहित्य की तरफ मुड़ी। ये बहुत अच्छा आपका ये इमराज, क्योंकि आप चिकित्सा विधा से जुड़ी हैं और यानी बायोलॉजी सब्जेक्ट जो होता है और साहित्य एक अलग विषय होता है, तो दोनों में मैच बहुत कम मिलता है। तो आपने कैसे इसको आगे बढ़ाया? देखिए, जो जीन्स होते हैं वो जीन्स तो अपना काम करते ही हैं जी। और जैसे संगीत भी है, कविता भी है, ये कहीं ना कहीं आपके जीन्स में होती है। तो ये तो अब स्वाभाविक था, बस उसको एक गति पकड़ने की ज़रूरत थी। जो उसका समय आया तो उसने गति पकड़ी। और फिर कहते हैं कि भाई डॉक्टर बनना भी आसान नहीं है और साहित्यकार बनना भी आसान नहीं है। तो बस वो ऊपर वाले की दया से कुछ ऐसा सिलसिला चल निकला कि डॉक्टरी भी चलती रही, कविता भी चलती रही साथ के साथ। और डॉक्टर होने का एक फ़ायदा ये हुआ कि दर्द को ज़्यादा करीब से जाना और पहचाना, क्योंकि डॉक्टर के पास तो दुखी व्यक्ति ही आता है। जी जी। तो काफ़ी दुख को, मृत्यु को, शोक को और नज़दीक से देखा, और इसके अलावा हंसी खुशी को भी काफ़ी नज़दीक से देखा। लोगों के अंदर झांकने का मुझे मौका मिला। और जैसा कि मेरी कविताओं में आप देखेंगे कि ज़्यादा जो मैं है वो महिलाओं के लिए लिखती हूँ। महिलाओं के लिए इसलिए क्योंकि मैं नहीं समझती कि महिलाएं दीनहीन हैं, और मैं ये भी नहीं समझती कि पुरुषों को दबा के महिलाएं अपने लिए जगह बनाएं। बस इसलिए कि आज भी ये एक कटु सत्य है कि महिलाएं जो हैं हमारे समाज का एक शोषित वर्ग है। चाहे कितना पढ़ लें, लिख लें, आप बराबरी की बातें कर लें, लेकिन फिर भी तो उनका क्या, उनके लिए मैं काफ़ी कुछ देना चाहती हूँ। और मोटिवेशनल टाइप की जो कविताएं होती हैं, क्योंकि मैं खुद इस दर्द से गुजरी हूँ। मेरा पारिवारिक पृष्ठभूमि भी अच्छी थी, सब था, पढ़े लिखे, डॉक्टर बने, लेकिन फिर भी जो कहते हैं ना डेस्टिनी होती है, तकदीर होती है, उसके आगे सब मजबूर होते हैं। तो मैंने भी उस दर्द को भोगा है। मैं सामने वाले को अपने स्थान पर रख कर देखती हूँ कि यदि मैं यहाँ होती या ये मेरे स्थान पर होता तो कैसा। इसलिए मैं महिलाओं के लिए थोड़ा सा ज़्यादा संदेश देना चाहती हूँ कि भाई अपने लिए एक स्थान बनाएं और बराबरी की जगह बनाएं समाज में। तो ये मेनली विषय वस्तु बन गई है। और मेरा ये उद्देश्य रहता है कि मैं सरल भाषा में, बिल्कुल सरल शैली में अपनी बात कहूँ, क्योंकि मेरे पिता भी हमेशा से इसी बात के पक्षधर थे। वो कहते थे कि भारी भरकम अल्फाज का इस्तेमाल करना गज़ल या कविता नहीं है। गज़ल या कविता वो होती है जो दूसरों को समझ में आए और सीधा हृदय और मस्तिष्क पर जाकर के अपनी छाप छोड़े। तो सरल बोलचाल की भाषा में कविता करना कठिन है, बिल्कुल, मैं ये कहूँगी। डॉक्टर जेवा जी, आपने किन किन विधाओं में लिखा और अब तक कितना लिख चुकी? जी, मैंने हिंदी कविता भी लिखी है जी, मैंने उर्दू गज़ल भी कही है, और नात, हम, मनक़बत, मुक्तक जी, सारे मुख्तलिफ़ अशआर से लेके, और हर एक विधा में मैंने ज़ोर आजमाइश की है। मेरा एक काव्य संग्रह फसले गुल करके प्रकाशित भी हो चुका है, और एक गज़ल काव्य संग्रह कतरा कतरा चांद, अभी उस पर मैं काम कर रही हूँ, शीघ्र ही आपके रूबरू होगा। और इसके अतिरिक्त मैं एक कथा संकलन भी प्रकाशित करवाने वाली हूँ, और वो उसका नाम जो है वो एक लेडी डॉक्टर की डायरी। तो वो कथाएं भी अब वो है कि जो कवि और साहित्यकार के हृदय पर जो घटनाएं असर डालती हैं, उसकी विशेषता ये होगी कि वो सारी कथाएं एक एक जो उसमें है वो सभी सत्य घटनाओं पर आधारित हैं, जो कुछ मेरे साथ हुआ। और आशा करती हूँ कि आपको पसंद आएगा और आप
करीब से जानेंगे कि एक मेडिकल या पैरामेडिकल वर्कर का जीवन जो बाहर से बहुत ग्लैमरस कई बार हमको दिखता है, बिल्कुल वो अंदर से कैसा होता है। तो मैं अपनी तरफदारी सिर्फ बातों से नहीं बल्कि प्रमाण के साथ आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। जाहिर है मैं अपने पेशे की तरफदारी करूँगी। जी डॉक्टर जेबा जी, आपने अब तक जो आपकी रचनाएं हैं कितना संकलन कर चुकी है आप? देखिए करीब 200-250 जी गज़ल हैं और हमद जो कि रिलीजियस पोइट्री होती है, हम नात मनाक़िब, उधर भी मैं वर्क कर चुकी हूँ। जी जी। स्टोरीज़ लिख चुकी हूँ। इसके अतिरिक्त विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में समय समय से मेरी रचनाएं प्रकाशित होती रही हैं और दूरदर्शन आकाशवाणी पे भी जी जी कई प्रोग्राम्स करे हैं। कोई रचना आपके पास हो दर्शकों को सुनाए? जी ज़रूर। मैं चलिए मस्तूरात यानी जी महिलाओं की नज़र, हाँ बिल्कुल सुनाए, कविता करना चाहूँगी। वक्त के माथे पे महका हुआ संदल हूँ मैं। हाँ क्या बात है। वक्त के माथे पे महका हुआ संदल हूँ मैं। वक्त के माथे पे महका हुआ संदल हूँ मैं। मत समझ लेना कि बहता हुआ काजल हूँ। वाह क्या बात है, बहुत सुंदर। मत समझ लेना कि बहता हुआ काजल हूँ मैं। मुझको छूने में तेरे हाथ भी जल सकते हैं। क्या मतलब? मुझको छूने में तेरे हाथ भी जल सकते हैं। ये अलग बात के उड़ता हुआ आंचल हूँ मैं। वाह क्या बात। ये अलग बात के उड़ता हुआ आंचल हूँ मैं। और ज़ख्म ज़ेबा से लिपटता है वो मरहम की तरह। क्या बात, बहुत खूब। ज़ख्म ज़ेबा से लिपटता है वो मरहम की तरह। उसको जिस लम्हे भी लगता है कि घायल हूँ मैं। उसको जिस लम्हे भी लगता है कि घायल हूँ मैं। वक्त के माथे पे महका हुआ संदल हूँ मैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जेबा जी, बहुत ही अच्छी रचना। धन्यवाद। जेबा जी, आप जब प्रथम बार जब आपकी कोई रचना आकाशवाणी या दूरदर्शन या पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई, यानी जो लेखन वो पटल पे है, तो प्रथम बार आपको कैसा महसूस हुआ था? देखिए प्रथम बार तो मैं बयान ही नहीं कर सकती कि जी। क्या फीलिंग्स हुए होंगे जी। और विश्वास भी नहीं हो रहा था, लेकिन एक अंदर से बहुत खुशी महसूस हो रही थी और मेरे से ज़्यादा खुशी मेरे पिता को महसूस हो रही थी, क्योंकि हम 4 भाई बहन हैं और सब माशाल्लाह से बहुत ज़हीन, बहुत इंटेलिजेंट हैं जी। और लेकिन कविता करते भी हैं, सभी को कविता का शौक़ है सुनने का, लिखने का, लेकिन उसको एक अच्छी तरह से ढाला, उसको काफ़ी सीरियस मोड जो था वो मैंने ही दिया और इसके बाद तो फिर रुकना था ही नहीं। तो मेरे पिता को बहुत खुशी हुई और मुझे खुशी हुई कि मैंने कुछ किया अपने पिता के लिए। बिल्कुल दिली खुशी उनको जिससे प्राप्त हुई। डॉक्टर जेबा साहब, जब ऐसा माना जाता है कि आदमी तनाव में होता है, यदि वो साहित्य की तरफ उसका रुख हो तो तनाव मुक्त होता है, ऐसा मान सकती हैं आप? हाँ बिल्कुल, ये एक हीलिंग थेरेपी की तरह काम करता है। जैसे म्यूज़िक है वैसे कविता है, ये भी आपके लिए बहुत सुकून का काम करती है। और एक चीज़ और आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि जीवन में दुख भी आए, लेकिन ऊपर वाले पे मुझे भरोसा था, तो ऊपर वाले की कृपा से 2 साल पूर्व मेरा पुनर्विवाह श्री सरताज अली रिजवी उर्फ पानी जोधपुरी जी के साथ संपन्न हुआ, जो स्वयं भी एक जाने माने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शायर हैं, बहुत बड़े लेखक हैं। और मतलब मुझे जो कमी पापा के जाने से हुई थी वो पूरी तरह तो नहीं, लेकिन आप समझिए कि 99% उनके होने से वो पूरी हो गई। तो अब
ऐसा नहीं है, दुख से कविता जन्मती है तो सुख से निखरती भी है। बिल्कुल, बहुत तो ही उनके साथ में रहकर कविता मेरी, मैं सीख भी रही हूँ उनसे और अपने लेखन को बढ़ावा भी दे रही हूँ, और कोशिश यही है कि हम दोनों अब मिल करके इस समाज को कुछ बहुत अच्छा दे पाएंगे आगे भविष्य में। बिल्कुल। डॉक्टर जेबा जी, जब आप अपनी कलम उठाती हो और कुछ लिखकर सामने रखते हो तो किससे जचवाती हो आप कि इस मेरा लेखन कहीं सार्थक हो गया? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। जी, देखिए, जी। पहले मेरे पिताजी जीवित थे तो ये पिताजी ने मुझसे कहा था, पापा ने, कि बेटा अभी तो शुरुआत तुमने करी है, सीरियस जी। हुए हो तुम इस बारे में, तो कहीं पर भी कोई चीज़ ना तो पढ़ना ना प्रकाशित करना, पहले मुझसे जजवा लेना। तो मैं तो अभी भी यही समझती हूँ कि मैं एक स्टूडेंट ही हूँ और हमेशा स्टूडेंट ही रहना चाहूँगी। अभी मैं अपने पति, जो काफ़ी काबिल इंसान है, उनसे दिखवा लेती हूँ, उनसे जजवा लेती हूँ और कोशिश ये करती हूँ कि एक अच्छी चीज़ सामने आए। फिर भी कुछ गलतियाँ रहेंगी, हमेशा रहेंगी, तो लेकिन मैं चाहूँगी कि मैं हमेशा सीखती रहूँ और अच्छे से अच्छा सामने लेकर के आऊँ। डॉक्टर जेबा जी, कोई रचना और हो हमारे दर्शकों को सुनाए। जी, एक गज़ल के चंद जी, अशआर। सुनाए। रहा करती है मेरे साथ वो मेरी हवेली पर, रहा करती है मेरे साथ वो मेरी हवेली पर, रहा करती है मेरे साथ वो मेरी हवेली पर, मुझे है नाज तन्हाई मेरी पक्की सहेली पर, मुझे है नाज तन्हाई मेरी पक्की सहेली पर, लिखा करता है मेरा नाम मेरे दिल का खू लेकर। बहुत बढ़िया। लिखा करता है मेरा नाम मेरे दिल का खू लेकर, वो बेदर्दी किसी बैरन हसीना की हथेली पर, वो बेदर्दी किसी बैरन हसीना की हथेली पर। अब देखिए, फिर से मस्तूरात की तरफ जा रही है। मेरा दिल बैठता जाता है जाने आगे क्या होगा, मेरा दिल बैठता जाता है जाने आगे क्या होगा, बहारें आ रही हैं बाग में नन्ही चमेली पर, बहारें आ रही हैं बाग में नन्ही चमेली पर, रहा करती है मेरे साथ वो मेरी हवेली पर, हुई जाती है दोहरी बोझ से कितने ही राजों के, हुई जाती है दोहरी बोझ से कितने ही राजों के, तरस आता है मुझको जिंदगानी की पहेली पर, तरस आता है मुझको जिंदगानी की पहेली पर, मुझे है नाज तन्हाई मेरी पक्की सहेली पर। बहुत खूब डॉक्टर जेबा जी, बहुत बेहतरीन रचना, बहुत बढ़िया गज़ल। आपने बताया कि मैंने दर्द लिखा और महिलाओं के जो आज शोषित पीड़ित महिलाएं, उन पर भी कुछ लिखा, तो आपने महिलाओं पर क्या ऐसा लिखा जो आप महिलाओं के दर्द को आगे लाना चाहती हैं या महिलाओं को ऊपर उठाना चाहती हैं? तो इस जो आपका प्रकाशन आया उसमें क्या चीज़ आपने समाज को ले दी? मैं महिलाओं को मोटिवेट करना चाहती हूँ जी, कि अपने को कमज़ोर न समझे। एक तो मैं महिला शिक्षा की पक्षधर हूँ। बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो पढ़ना चाहिए सबको, आजकल तो सभी को, चाहे वो लड़कियाँ हों चाहे लड़के हों, पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है। जीवन में आगे चल के कभी भी अपने को
डिप्रेस्ड, अपने को अकेला फिर वो महसूस नहीं करेंगी। बिल्कुल। और ज़्यादातर यही मोटिवेशन महिलाओं के लिए मैंने कहा है। जी। जैसे कि चंद लाइनें मेरी एक कविता की मैं आप हाँ, सुनाए, आप सुनाए। तो इस कविता का शीर्षक है मैं नारी हूँ। जी। संसार की जननी हूँ सारे, संसार की पालनहारी हूँ। संसार की जननी हूँ सारे, संसार की पालनहारी हूँ। संसार की शोभा मुझसे है गर्व मुझे मैं नारी हूँ। वाह। संसार की शोभा मुझसे है गर्व मुझे मैं नारी हूँ। और हूँ लक्ष्मी का अवतार, हूँ लक्ष्मी का अवतार, तेरे घर में समृद्धि लाऊंगी। वाह, क्या बात। हूँ लक्ष्मी का अवतार, तेरे घर में समृद्धि लाऊंगी। मत सोच ये बाबुल तेरे सर पे बोझ में कोई भारी हूँ। मत सोच ये बाबुल तेरे सर पे बोझ में कोई भारी हूँ। वो संसार की शोभा मुझसे है गर्व मुझे मैं नारी हूँ। और देखिए, वंश बेल बढ़ाने तक सीमित ही मेरा लक्ष्य नहीं। वंश बेल बढ़ाने तक सीमित ही मेरा लक्ष्य नहीं। बीज जहाँ संस्कारों के पौधे बनते वो क्यारी हूँ। बीज जहाँ संस्कारों के पौधे बनते वो क्यारी हूँ। संसार की शोभा मुझसे है गर्व मुझे मैं नारी हूँ। वाह, बहुत बढ़िया। डॉक्टर जेबा जी, आज का जो युवा वर्ग है, जिस तरह आज हम देख रहे हैं, अपने शहर में ही देखें, हताश सा हो जाता है जी। तो उस आप एक चिकित्सक हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। चिकित्सक के अलावा मैं जो महसूस करती हूँ, मैं अपने को उसी चीज़ में ढाल कर भी देखती हूँ। देखिए, मेरे माशाल्लाह से 2 बेटे हैं और वो भी अभी युवावस्था की ओर अग्रसर हैं। बच्चों के सुख दुख से मैं अपने को परिचित रखती हूँ, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा आजकल। और मेरा ख्याल से आपका इशारा इस तरफ है कि युवा हताश होकर काफ़ी आत्महत्या वगैरह कर लेते हैं हमारे कोटा में, तो ये चीज़ें मिलती हैं। तो मैं युवाओं से यही कहना चाहूँगी कि जीवन बहुत सुंदर है। इसको, किसी के जीवन में सुख पहले आता है, किसी के जीवन में दुख बाद में आता है। और आप ये ना सोचें कि आपके लिए कोई एक पर्टिकुलर फील्ड, कोई एक आप अपने लिए मार्क करके नहीं रखें कि हमें इसी क्षेत्र में जाना है। आप बहुत सारे क्षेत्र हैं, आप बाहर निकल के देखें। आज आपके अंदर टैलेंट है या आपके अंदर कोई और प्रतिभा है, तो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम मिलेगा। आपके अंदर जो चीज़ है आप उसे निखारिए, अपने को किसी दबाव में मत लाइए आपके मेरे पर डॉक्टर का टैग ही लगाना है, इंजीनियर का टैग लगाना है। बहुत सारे फील्ड हैं। मेरा जो छोटा पुत्र है वो बैचलर्स म्यूज़िक प्रोडक्शन में कर रहा है बॉम्बे से। अच्छा। क्योंकि उसमें प्रतिभा थी, वो पढ़ाई में भी ठीक था, एवरेज था, मैं ये नहीं कहूँगी बहुत अच्छा था, लेकिन ठीक था। और म्यूज़िक में उसका टैलेंट मैंने देखा कि इसका टैलेंट तो मतलब बहुत काफ़ी आगे ये निकल सकता है अगर इसको मैं सही दिशा दूँ। फिर बड़ा बेटा मेरा टेक फील्ड में इंटरेस्टेड था, वो उधर चला गया। छोटे वाले ने, मैंने उससे पूछा कि बेटा तुम्हें करना क्या है, तो उसने कहा मैं बीटेक भी कर सकता हूँ, लेकिन अगर आपने मुझे बीटेक में एडमिशन दिलाया तो मैं ना इधर का रहूँगा ना उधर का रहूँगा, बस ये वाली चीज़ हो जाएगी। तो ये बात मेरे पर काफ़ी असर किया इस चीज़ ने। बहुत बढ़िया। तो फिर मैंने सोचा कि इसको संगीत की तरफ ही दिशा देनी चाहिए। वो आज बैचलर्स कर रहा है म्यूज़िक प्रोडक्शन बॉम्बे से। तो ये चीज़ें मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि इतनी जल्दी हताश मत हो आप, और कोई एक डिसीजन एकदम से ना ले लें कि हमें अपने जीवन का अंत कर देना है या अब हमारे लिए कुछ नहीं बचा। आपको जब भी हताशा फील हो, आप थोड़ा सा बैठें, सोचें, समय दें कि आपका जीवन सिर्फ आपका ही नहीं है, आपका जीवन आपके पेरेंट्स का और आपके समाज का भी है। इसलिए आप उसको ऐसे ख़त्म नहीं कर सकते। आप थोड़ा सा शांत मन से, शांत भाव से ज़रा इस बात की तरफ सोचें, ध्यान दें और उस चीज़ से निकल के आएँ। थोड़ा सा आप लोग फिज़िकल एक्टिविटी में अपने को रखें, योगा, फिज़िकल एक्टिविटी, इस तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दें। तो और एक अपने को बस एक अपना केंद्र बना के नहीं रखें कि मुझे यही चीज़ जीवन में चाहिए। अपने लिए 3-4 आप अपने ऑप्शंस करके रखें और कुछ ना कुछ आपको जीवन में रास्ता ज़रूर मिलेगा। क्योंकि ये जीवन जो है ना, बहुत सारी योनियों में जन्म लेने के बाद मनुष्य का जीवन हमें मिलता है, तो इतनी आसानी से इसे नष्ट नहीं कर सकते। जी। डॉक्टर जेबा जी, आपकी जो
पुस्तक प्रकाशन में प्रकाशित हुई, तो इनको राजस्थान साहित्य अकादमी से कहीं से आर्थिक सम्मान मिला या आपने अपने खर्चे पर ही? अपने खर्चे पर ही इसको करवाया है और आगे प्रयास रहेगा। ठीक है जी, आगे आते हैं तो ठीक है, नहीं तो हमें कहना है हम कहते जाएंगे। जी। डॉक्टर जेबा जी, आपका क्या मानना है? आप चिकित्सा क्षेत्र में ये जो साहित्य सृजन है आपका, ये अनवरत जारी रहेगा या एक समय बाद ये इसको आप थाम देंगी? नहीं, ये तो जारी ही रहेगा, क्योंकि ये तो अब मेरे लिए ऑक्सीजन की तरह हो चुका है और इसके बिना रहना अब संभव नहीं है। तो ये मैं आशा करती हूँ कि जारी ही रहेगा, मेरा प्रयास भी यही है। और क्योंकि ये बहुत अच्छा एक एनर्जी बूस्टर है, इसको कहते हैं। डॉक्टर जेबा जी, आप ESI हॉस्पिटल में जी, वरिष्ठ चिकित्सक हो, तो आप तो सभी वर्गों के यानी दुखी सुखी सब इंसानों को सामने देखती हो, तो कैसा एक महसूस होता है आपको? और उस कहानी को आप उकेर भी देती हो किताबों में, तो कैसा लगता है आपको उस समय? मुझे महसूस होता है हर के इस जीवन में दुख भी बहुत है जी, और एक साहित्यकार और एक चिकित्सक होने के नाते अपने लेवल पर मैं क्या कर सकती हूँ उनके लिए। जी, तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं उनकी पूरी हेल्प जो भी मेरे से हो सके करूँ, और प्रभावित भी होती हूँ उनके हालात से। बिल्कुल। कोई तो ऐसा मेरे सामने आ जाता है कि इसके फिर वो कहानी में ढल जाता है, इतना अंदर तक मेरे हृदय को झकझोर के वो रख देता है। तो बस यही सब है। आप मानिए कि अब चिकित्सा और साहित्य एक दूसरे के पूरक हो चुके हैं, वो वाली अवस्था आ चुकी है। डॉक्टर जेबा जी, आपकी जो कथाएं आ रही है, लगता है जो आपने देखा वही उन कथाओं में देखने को मिलेगा, वास्तविकता। तो क्या कितनी कथाएं आप अब तक मतलब संकलित कर चुकी? मैंने कम से कम 12-15 कथाएं संकलित हो चुकी हैं जी, और ये मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ कि उसमें मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, और दिमाग क्योंकि मुझे लगाना उसमें कम पड़ा। दिमाग मुझे सिर्फ वर्ड्स में उसको कंपेयर करने में, क्योंकि वो सब चीज़ें सत्य घटनाओं पर आधारित हैं। और एक बेचारा जो चिकित्सक होता है या एक नर्स होती है, जी, जी, या पेशेंट्स भी होते हैं, उन सब के दुख दर्द वो कैसे कहाँ से गुजरते हैं, किस किस परेशानियों के दौर से गुजरते हैं। चिकित्सक को कभी कोई कसाई बोल देता है, या तो भगवान बना देता है जी, या फिर बेचारे से कुछ गलती हो जाए तो, लेकिन वो चिकित्सक किस किस कठिनाई से गुजर करके एक अपने लेवल को हासिल करता है। या कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है या प्राइवेट में भी नर्सेज और नर्सिंग जो पैरामेडिक स्टाफ है, उसकी क्या अंदर परिवार के अंदर चल रहा होता है, कैसे कैसे वो मतलब, और वो अपना सब कुछ भुला के सब सेवा दूसरों की कर रहा होता है। वो सब चीज़ें मैंने सामने लाने की कोशिश करी है। आशा करती हूँ सब पसंद करेंगे आप लोग उसको। बिल्कुल। डॉक्टर जेबा जी, वास्तव में जो आपने वास्तविक घटना पे ये कथाएँ लिखी, ये समाज को एक अच्छी प्रेरणा भी देगी, लोग उससे कुछ सीखेंगे भी सही। डॉक्टर जेबा जी, अब जाते जाते एक रचना और हमारे दर्शकों को सुना के जाएं। चलिए, जाते जाते एक और मोटिवेशनल जी गज़ल। हाँ, ये मेरा काव्य संग्रह फसले गुल जो प्रकाशित हो चुका है, इसमें छपी है। थके टूटे बदन का बोझ तो खुद ही उठाना है। वाह। थके टूटे बदन का बोझ तो खुद ही उठाना है। ये दुनिया छोड़नी होगी अगर कांधों पे जाना है। वाह। ये दुनिया छोड़नी होगी अगर कांधों पे जाना है। मिला करते नहीं ऊंचे महल सबको विरासत में। बिल्कुल। मिला करते नहीं ऊंचे महल सबको विरासत में। हमें चुन चुन के तिनके आशियाँ अपना बनाना है। हमें चुन चुन के तिनके आशियाँ अपना बनाना है। न जाने कल कहाँ थे और जाने कल कहाँ होंगे। न जाने कल कहाँ थे और जाने कल कहाँ होंगे। जहाँ रुक जाएं बंजारे वहीं उनका ठिकाना है। जहाँ रुक जाएं बंजारे वहीं उनका ठिकाना है। बहुत मजबूत है तदबीर से तकदीर का रिश्ता। बहुत मजबूत है तदबीर से तकदीर का रिश्ता।
खुदा का नाम लेकर बाजुओं को आजमाना है, वाह खुदा का नाम लेकर बाजुओं को आजमाना है। और परों में बिजलियां परवाज की भर दे मेरे मालिक, वाह परों में बिजलियां परवाज की भर दे मेरे मालिक। जहां आकाश झुक जाए वहां तक मुझको जाना है, वाह जहां आकाश झुक जाए वहां तक मुझको जाना है। मैं शाही हूँ परिंदा, मैं वाह। शाही हूँ पहाड़ों में भी दिल मेरा नहीं लगता, मैं शाही हूँ पहाड़ों में भी दिल मेरा नहीं लगता। जहाँ का आबोदाना है वहीं पंजे जमाना है, वाह जहाँ का आबोदाना है वहीं का पंजे पंजा। जमाना है। और मोहब्बत के मसीहा हो मगर इतना तो बतला दो, मोहब्बत के मसीहा हो मगर इतना तो बतला दो। अदावत का हर एक फन क्यों मुझी पर आजमाना है, अदावत का हर एक फन क्यों मुझी पर आजमाना है। और देखिए जैसे अभी हमने डिस्कस किया कह जी, रहे जी। थे, कोई सुर है कोई लय है न कोई ताल है ज़ेबा, वाह सही। कोई सुर है कोई लय है न कोई ताल है ज़ेबा। उन्हें एक ही धुन में बस गीत गाना है तो गाना है, उन्हें एक ही धुन में गीत बस गाना है तो गाना है। जी जी, ये थे हमारे साथ ESI हॉस्पिटल में वरिष्ठ चिकित्सक व वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर जेबा फिजा जी। डॉक्टर जेबा जी के जीवन में कई कष्ट आए, लेकिन इन कष्टों को इन्होंने साहित्य मतलब दर्द के रूप में एक साहित्य को जन्म दिया और ऐसी मोटिवेशनल इन्होंने रचनाएं समाज के लिए महिलाओं के लिए सामने लाकर दी, जिससे आज समाज और महिलाएं हमेशा आगे बढ़ती रहेंगी। आज ये हमारे स्टूडियो में पधारी, आपका बहुत 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 धन्यवाद।